नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऐसे हिंदी गुरुजी पर। अपनी हिंदी साहित्य इतिहास की सीरीज चल रही थी और जिसमें आज अपन पढ़ने वाले हैं सूफ़ी काव्य के प्रमुख कवियों को। यह वीडियो अपना सूफ़ी काव्य का सेकंड वीडियो रहने वाला है और आज अपने महत्वपूर्ण कवि रहेंगे उस्मान कवि, नूर मोहम्मद कवि और मलिक मोहम्मद जायसी। इस वीडियो के अंदर हमने विभिन्न भर्तियों में आए हुए प्रश्नों के समावेश के साथ इस क्लासेस को आरंभ कर रहे हैं। अब अपन 15 नंबर पर अध्ययन करने वाले हैं उस्मान कवि का। तो इसके अंदर देखिए, इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वह है चित्रावली और उसका समय है 1613 ईस्वी। और यह क्वेश्चन यूपी टीजीटी भर्ती 2003 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी भाषा की बात करें तो इसकी भाषा है अवधी भाषा और प्रयुक्त छंद देखिए तो इसके अंदर छंद है दोहा चौपाई छंद। इसमें नायक नायिका देखिए तो नायक इसमें है सुजान और नायिका इसमें है चित्रावली। यह एक सुखांत रचना है। कौन सी? चित्रावली। आगे देखिए, चित्रावली का नायक सुजान कुमार है और यह क्वेश्चन यूजीसी नेट भर्ती 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें श्रृंगार रस का प्राधान्य होते हुए भी वीर रसात्मक वर्णन मिलता है। चित्रावली का कथानक पूर्णतः काल्पनिक है। आगे देखिए, उस्मान शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? हाजी बाबा के। और यह क्वेश्चन जीडीसी प्रवक्ता भर्ती 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। उस्मान जहांगीर के समकालीन तथा गाजीपुर निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? गाजीपुर के। रामकुमार वर्मा ने चित्रावली को पद्मावत की छाया प्रति कहा है। तो चित्रावली को पद्मावत की छाया प्रति किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। आगे देखिए, अब अपन पढ़ेंगे इनकी प्रसिद्ध पंक्तियों को। तो प्रसिद्ध पंक्तियों में देखिए, पहली पंक्ति देखिए, वल दीप देखा अंग्रेजा तहाँ जाई जेही कठिन करेजा। सेकंड पंक्ति देखिए, ऋतु बसंत नवतन बन फूला जह जह भौर कुसुम रंग भूला। आही कहाँ सो भंवर हमारा जेही बिनु बसंत बसंत उजारा। अब अपन 16 नंबर पर अध्ययन करेंगे पुहकर कवि का। तो इसमें देखिए, इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वह है रसरतन और उसका समय है 1618 ईस्वी। और यह क्वेश्चन दिल्ली केवी पीजीटी भर्ती 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी भाषा देखिए तो इसकी भाषा थी अवधी भाषा और इसमें प्रयुक्त छंद है दोहा चौपाई छंद। पुहकर कवि जहांगीर के समय के थे। किसके समय के थे? जहांगीर के समय के। अब अपन 17 नंबर पर अध्ययन करेंगे शेख नबी का। तो इसके अंदर देखिए, इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वह है ज्ञानदीप और उसका समय है 1619 ईस्वी। और यह क्वेश्चन यूजीसी नेट भर्ती 2015, यूपी टीजीटी भर्ती 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी भाषा देखिए तो इसकी भाषा थी अवधी भाषा और इसमें प्रयुक्त छंद है वह है दोहा चौपाई छंद। इसमें नायक नायिका देखिए तो इसमें नायक हैं राजा ज्ञानदीप और नायिका इसमें हैं देवजानी। सूफी कवियों की प्रचुरता की शेख नबी से समाप्ति मानी जाती है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखिए, अंततः शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। किससे समाप्त समझनी चाहिए? शेख नबी से। अब अपन 18 नंबर पर अध्ययन करेंगे नरपति व्यास का। तो इसकी प्रसिद्ध रचना है वह है नल दमयंती और उसका समय है 1625 ईस्वी। इसकी भाषा अवधी भाषा है और इसमें जो प्रयुक्त छंद है वह है दोहा चौपाई छंद। अब अपन 19 नंबर पर अध्ययन करेंगे मुकुंद सिंह का। तो इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वह है नल चरित्र
और उसका समय है 1641 ईस्वी। इसकी भाषा देखिए तो इसकी भाषा है अवधी भाषा और इसमें प्रयुक्त छंद है वह है दोहा चौपाई छंद। अब अपन 20 नंबर पर अध्ययन करेंगे दुख हरण दास का। तो इनके बारे में देखिए, इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वह है पुहु पावती और उसका समय है 1669 ईस्वी। इसकी भाषा देखिए तो इसकी भाषा है अवधी भाषा। अब अपन 21 नंबर पर अध्ययन करेंगे कासिम शाह का। तो इनके बारे में देखिए, इनकी प्रसिद्ध रचना है हंस जवाहिर और उसका समय है 1731 ईस्वी। और यह क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश पीजीटी भर्ती 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इनकी भाषा देखिए तो इनकी भाषा है अवधी भाषा। इसमें प्रयुक्त छंद देखिए तो प्रयुक्त छंद है दोहा चौपाई छंद। शुक्ल जी के अनुसार देखिए, कासिम शाह की रचना बहुत निम्न कोटि की है। कैसी है? बहुत निम्न कोटि की। अब अपन 22 नंबर पर अध्ययन करेंगे नूर मोहम्मद का। तो इनके बारे में देखिए, इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वह है इंद्रावती और उसका समय है 1744 ईस्वी। और यह क्वेश्चन DIT PGT भर्ती 2014, KVS PGT भर्ती 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें प्रयुक्त छंद देखिए तो इसमें प्रयुक्त छंद है दोहा चौपाई छंद। अब इनकी अन्य रचनाएं देखिए तो सेकंड नंबर पर इनकी अन्य रचना है अनुराग बांसुरी और उसका समय है 1764 ईस्वी। इसमें प्रयुक्त छंद है तो वह है बरवे चौपाई छंद। इनकी तीसरी रचना देखिए रोज तुलक हकाया के और यह क्वेश्चन UGC नेट भर्ती 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। और इस रचना की भाषा है फारसी भाषा। कौन सी भाषा है? फारसी भाषा। नूर मोहम्मद की भाषा देखिए तो इनकी भाषा थी अवधी भाषा। इंद्रावती के पात्र देखिए कौन कौन इनके पात्र रहे। तो पहला नायक देखिए इसमें जीवात्मा का प्रतीक है और नायिका इसमें ब्रह्म ज्योति का प्रतीक है। मंत्री बुद्धिसेन इसमें ज्ञान का प्रतीक है। आगे देखिए, इंद्रावती में कालिंजर के राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। हिंदी भाषा में रचना करने पर सूफी कवि नूर मोहम्मद को मुसलमानों का ओपालम सुनने को लिए मिला था। इसको सुनने के लिए मिला था नूर मोहम्मद को। और यह क्वेश्चन UP PGT भर्ती 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं तो कौन है? नूर मोहम्मद। और यह क्वेश्चन UPSC कॉलेज डिग्री भर्ती 2013, UGC नेट भर्ती 2005, GDC प्रवक्ता भर्ती 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखिए सूफी पद्धति का इन्होंने अंतिम ग्रंथ माना है। तो किसको माना है? इंद्रावती को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अनुराग बांसुरी के बारे में कहा है सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जा सकती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखिए नूर मोहम्मद में हिंदी काव्य भाषा का ज्ञान और सब सूफी कवियों से अधिक था। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? तो वह है इंद्रावती। और यह क्वेश्चन दिल्ली KVS PGT भर्ती 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन इनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ देखेंगे। तो देखिए इनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ कौन सी रही हैं। पहली पंक्ति देखिए, करो मोहम्मद शाह बखानू है सूरज देहली सुल्तानो, धर्म पंथ जग बीच चलावा, निबर न सबरे सो दुख पावा। सेकंड पंक्ति देखिए इनकी, जानत है वह सिरजनहारा, जो किछु है मन मरम हमारा, हिंदू मग पर पाँव न राखे हूँ, का जऊ बहुते हिंदी बाखे हूँ। इस पंक्ति की भाषा है अवधी भाषा। और यह क्वेश्चन UP TGT भर्ती 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन 23 नंबर पर अध्ययन करेंगे शेख निसार कवि का। तो इसके बारे में देखिए,
इनकी प्रसिद्ध रचना है वह है यूसुफ जुलेखा और उसका समय है 1779 ईस्वी और इसकी भाषा है अवधी भाषा। 24 नंबर पर देखिए जनकुंज कवि और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वह है उमा चरित्र और उसका जो समय है वह है 1780 ईस्वी और इसकी भाषा है वह है अवधी भाषा। 25 नंबर पर देखिए चतुर्भुज दास कायस्थ और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वह है मधुमालती और उसका समय है 1780 ईस्वी। इसकी भाषा है वह है अवधी भाषा और इसमें नायक नायिका देखिए तो इसमें नायक हैं मधुकर और नायिका इसमें है मधुमालती। अब अपन 26 नंबर पर अध्ययन करेंगे नजफ अली का। तो इनके बारे में देखिए इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वह है प्रेम चिंगारी और उसका समय है 1809 ईस्वी और इसकी भाषा है अवधी भाषा। 27 नंबर पर देखिए शेख रहीम, इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वह है भाषा प्रेम रस और उसकी जो भाषा है वह है अवधी भाषा। अब अपन 28 नंबर पर अध्ययन करेंगे नसीम का। तो इसमें देखिए इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वह है प्रेम दर्पण और उसका समय है 1917 ईस्वी। इसकी भाषा देखिए तो इनकी भाषा है अवधी भाषा। अब सूफी काव्य के अन्य कवि देखिए तो अन्य कवियों में लालचंद या लक्षोदय, इनकी प्रसिद्ध रचना है वह है पद्मनी चरित्र। हंस कवि की प्रसिद्ध रचना है चंद्र कुंवरी बात। सेवाराम की प्रसिद्ध रचना है नल दमयंती चरित्र। ख्वाजा अहमद की प्रसिद्ध रचना है नूरजहां और उसका समय है 1905 ईस्वी। शेख रहीम की प्रसिद्ध रचना है भाषा प्रेम रस और उसका समय है 1915 ईस्वी। नसीम की प्रसिद्ध रचना है प्रेम दर्पण और उसका जो समय है वह है 1917 ईस्वी। प्रेम दर्पण ग्रंथ सूफी परंपरा का अंतिम ग्रंथ माना जाता है। अब अपन नेक्स्ट नंबर पर अध्ययन करेंगे अबू यजीद का। तो इनके बारे में देखिए यह पहले सूफी संत हैं जिन्होंने फन्ना शब्द का प्रयोग किया है। इनके अनुसार ईश्वर में विलीन होने के पश्चात ही अंतिम अवस्था बक्का की प्राप्ति होती है। अब अपन नेक्स्ट नंबर पर अध्ययन करेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। तो इनके बारे में देखिए इनका जन्म 1143 ईस्वी में सिस्तान मध्य एशिया में हुआ था और इनकी मृत्यु 1236 ईस्वी में अजमेर में हुई थी और यह गौरी के साथ भारत आए थे 1192 ईस्वी के अंदर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती प्रवर्तक माने जाते हैं तो वह माने जाते हैं चिश्ती संप्रदाय के और इनका पूरा नाम है वह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हैं। अब अपन नेक्स्ट अध्ययन करेंगे निजामुद्दीन औलिया का। तो इनके बारे में देखिए इनका जन्म 1236 ईस्वी में बदायूं में हुआ था और इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। निजामुद्दीन औलिया की उपाधियाँ देखिए कौन कौन सी इनकी उपाधियाँ रही हैं। महबूब ए इलाही, सुल्तान उल औलिया, योगी सिद्दीन की उपाधियाँ रही हैं। अब अपन नेक्स्ट अध्ययन करेंगे मंसूर हलाज का। तो इनके बारे में देखिए इन्होंने स्वयं को अनहलक यानी मैं ही बर्मा हूँ यह कहा था और यह क्वेश्चन दिल्ली केवी पीजीटी भर्ती 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया है और इसी कारण इनको 10वीं सदी में उन्हें फांसी दे दी गई थी। मंसूर ने किताब उल तवासीन में ईश्वर की सर्वव्यापकता को प्रमाणित किया है। अब अपन नेक्स्ट अध्ययन करेंगे राबिया का। तो इनके बारे में देखिए इनकी तुलना मीराबाई से की जाती है। आगे देखिए नयामत खां जान कवि। अब इनके बारे में देखिए यह सीकर ज़िले से हैं और इनका जो चर्चित ग्रंथ है वह है कायम रासो ग्रंथ है। इनके अन्य ग्रंथ देखिए कौन कौन से इनके अन्य ग्रंथ रहे हैं। कनकावती, कथा रत्नावली, कथा रूप मंजरी,
कथा कलंदर, लैला मजनू, जफरनामा, घूंघटनामा और बाजनामा इनकी अन्य रचनाएं हैं। आगे देखिए, सूफी प्रेमाख्यान परंपरा में सर्वाधिक 72 या 78 की सर्जना जान कवि ने की है, यानी 72 या 78 ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं, जिसमें 29 प्रेमानायक रचनाएं मानी जाती हैं। आगे देखिए, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार देखिए, ये हिंदी के प्रथम कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर ग्रंथ लई मजनू की रचना की है। अब अपन अध्ययन करेंगे सूफी काव्य के सबसे महान कवि या सबसे प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी का। तो इनके बारे में देखिए, इनका जन्म 1492 ईस्वी में जायस नगर रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1542 ईस्वी में हुई थी। जायसी को कहा जाता है तो इनको जायस नामक स्थान के कवि कहा जाता है और यह क्वेश्चन यूपी पीजीटी भर्ती 2005 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इनके पिता का नाम देखिए, मलिक राजे अशरफ मलिक शेख ममरेज था। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वह है पद्मावत और उसका समय है 1540 ईस्वी। इनकी भाषा है यानी इनकी काव्य भाषा अवधी है और यह क्वेश्चन यूपी टीजीटी भर्ती 2001 डीएसएसबी पीजीटी भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें नायक नायिका देखिए, तो इसमें नायक रतन सेन और नायिका इसमें है पद्मावती व नागमती। पद्मावत काव्य श्रेणी देखिए तो यह प्रबंध काव्य की श्रेणी के अंतर्गत आता है और यह क्वेश्चन यूपी टीजीटी भर्ती 2002 केवीएस पीजीटी भर्ती 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, पद्मावत में रतन सेन की पत्नी का नाम नागमती मिलता है और यह क्वेश्चन यूपी पीजीटी भर्ती 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना पद्मावत है और यह क्वेश्चन यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। पद्मावत एक त्रासदी है और यह क्वेश्चन यूपी टीजीटी भर्ती 2004 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। रामचंद्र शुक्ल ने इसको हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना है। किसको? पद्मावत को। आगे देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने राजा रतन सिंह को आत्मा का एवं पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक माना है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखिए, यह सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस प्रेम मार्गी काव्य माना गया है। कौन सा? पद्मावत। सूफी काव्य परंपरा का प्रौढ़तम काव्य माना जाता है। इस रचना में लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है। क्या की गई है? अभिव्यंजना की गई है। इसकी संपूर्ण कथा 2 भागों में विभक्त है। तो देखिए 2 भाग कौन कौन से हैं। पहला पूर्वार्ध भाग और जिसमें रतन सेन पद्मावती के विवाह तक की कथा सम्मिलित है। सेकंड देखिए उत्तरार्ध भाग और जिसमें अलाउद्दीन की चित्तौड़ पर चढ़ाई की कथा सम्मिलित है। विद्वानों ने पद्मावत के पूर्वार्ध भाग को काल्पनिक एवं उत्तरार्ध भाग को ऐतिहासिक माना है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखिए, इसका पूर्वार्ध तो एक एकांत प्रेम मार्ग का ही आभास देता है, परंतु उत्तरार्ध में लोक पक्ष का भी विधान है। इसे अवधि का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसको? पद्मावत को। उत्प्रेक्षा अलंकार की इसमें प्रधानता है। यह पूरा ग्रंथ एक रूपक महाकाव्य माना जाता है और यह क्वेश्चन यूजीसी नेट भर्ती 2010 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। पद्मावत प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला प्रबंधात्मक काव्य माना जाता है। पद्मावत में उपसंहार को लेकर कुल 58 खंड माने जाते हैं। अगर उपसंहार को छोड़ दिया जाए तो इसमें कुल 57 खंड हैं।
पद्मावत में अध्याय को खंड कहा गया है। तो देखिए इसमें पहला खंड है स्तुति खंड और दूसरा खंड है सिहल द्वीप वर्णन खंड और 57वां खंड है इसमें पद्मावती नागमती खंड और 58वां इसमें है उपसंहार। पद्मावत का एक बांग्ला अनुवाद अरारकर राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक कवि से करवाया था। स्वयं जायसी ने सैयद अशरफ और शेख बुरहान का अपने गुरुओं के रूप में उल्लेख किया है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने जायसी को भूमिपुत्र कहा है। क्या कहा है? भूमिपुत्र। जायसी का प्रिय अलंकार हेतुत्प्रेक्षा माना जाता है। जायसी निजामुद्दीन औलिया की शिष्य परंपरा में थे। किसके शिष्य परंपरा में थे? निजामुद्दीन औलिया की। जायसी के अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई कृति पद्मावत है और यह क्वेश्चन दिल्ली केवी पीजीटी भर्ती 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार देखिए जायसी कबीर से विशेष प्रभावित थे। जिस प्रकार कबीर ने हिंदू मुसलमान के बीच भिन्नता की भावना हटानी चाहिए, उसी प्रकार जायसी ने भी दोनों संप्रदायों में प्रेम का बीज बोने का प्रयत्न किया। डॉक्टर बचन सिंह के अनुसार देखिए सूफी कवियों में एक ही कवि हैं, वो है जायसी और शेष लकीर के फ़कीर हैं। डॉक्टर विजयदेव नारायण शाही के अनुसार देखिए जायसी यदि सूफी हैं तो कुजात सूफी हैं। विजयदेव नारायण शाही ने पद्मावत को अपने ढंग की त्रासदी यानी ट्रेजिडी कहा है। विजयदेव नारायण शाही जी ने जायसी को मूलतः कवि मानते हैं। इनको मूलतः कवि कौन मानते हैं? विजयदेव नारायण शाही। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह के अनुसार देखिए पद्मावत प्रतीकात्मक काव्य है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखिए जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है और शारीरिक गौण है और यह क्वेश्चन यूजीसी नेट भर्ती 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए डॉक्टर बचन सिंह के अनुसार देखिए सच पूछिए तो इस काल यानी भक्ति काल के लोकप्रिय श्रेष्ठ 4 कवि हैं कबीर, जायसी, सुर और तुलसी। इनमें से प्रत्येक अलग अलग काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः जायसी का मूल्यांकन इनकी समक्षता में होना चाहिए। पद्मावत में अन्योक्ति व समासोक्ति दोनों तत्व हैं, फिर भी यह समासोक्ति के अधिक निकट है। पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है। कैसा काव्य कहा जाता है? प्रतीकात्मक काव्य। इसकी शैली कड़वक शैली है। पद्मावत का महत्वपूर्ण भाग 30वां खंड है यानी नागमती वियोग वर्णन। नागमती के विरह वर्णन में 12 मासा शैली विशेष महत्व रखती है। सिहल द्वीप राजकुमारी पद्मावत की नक्शिक वर्णन है, परंतु इस सौंदर्य में अलौकिकता है। विरह वर्णन के कारण इसे प्रेम की पीर का काव्य कहा गया है। पद्मावत की भाषा ठेठ अवधी एवं लिपि फारसी है। पद्मावत की रचना शैली फारसी की मसनवी शैली है। कौन सी शैली है? फारसी की मसनवी शैली। और यह क्वेश्चन DSSB PGT भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए मोही का हसेसी की कोह रही। इसका तात्पर्य है मुझ पर हंसते हो या उस कुमार पर। और यह क्वेश्चन DSSB PGT भर्ती 2018 में पूछा गया है। यह वाक्य जायसी ने शेरशाह से कहा था। किसे कहा था? शेरशाह से। और यह क्वेश्चन UP PGT भर्ती 2013 में पूछा गया है। आगे देखिए नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? और यह क्वेश्चन राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती 2014 में पूछा गया है।
अपने सामने 4 ऑप्शन है और उनमें से गलत कथन को निकालना है। पहला कथन देखिए, जायसी के 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया गया है। सेकंड देखिए, यह वियोग प्रवासजन्य विरह के अंतर्गत आता है। तीसरा देखिए, इस वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है। चौथा देखिए, इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जायसी ने किया था। तो इसमें असंगत कथन है ये तीसरा वाला, इस वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है। आगे देखिए, जायसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का उपयोग विरह वर्णन के लिए किया है और यह क्वेश्चन छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2014 में पूछा गया है। अब अपन अध्ययन करेंगे जायसी की प्रमुख रचनाएं। तो देखिए, पहली रचना देखिए इनकी पद्मावत, और यह रचना यूपी पीजीटी भर्ती 2016 में पूछी गई है। सेकंड और थर्ड रचना देखिए अखरावट, और तीसरी रचना है आखिरी कलाम, और यह दोनों रचनाएं यूपी पीजीटी भर्ती 2009, 2016, डीएसएसपी पीजीटी भर्ती 2018 में पूछी गई हैं। चौथी रचना देखिए चित्ररेखा, और यह रचना यूजीसी नेट भर्ती 2014, डीएसएसबी पीजीटी भर्ती 2018 में पूछी गई है। पांचवी रचना देखिए कहरनामा, और यह रचना यूपी टीजीटी भर्ती 2003 में पूछी गई है। नेक्स्ट रचना देखिए इनकी मसलनामा, सखरावत, इतरावत, भटकावत, होलीनामा, मुखरनामा, खुरवानामा, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। 13 नंबर की रचना देखिए कनाहवत, और यह रचना यूजीसी नेट भर्ती 2007 में पूछी गई है। आगे देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी जायसी की रचना मानते हैं। कौन कौन सी रचना मानते हैं? पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। अखरावट के बारे में देखिए महत्वपूर्ण बातें, इस ग्रंथ की रचना बारखड़ी प्रणाली पर की गई है। इस ग्रंथ में वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण को लेकर सूफी मत के सिद्धांतों पर पद रचना की गई है। आगे देखिए, अब अपन अध्ययन करेंगे आखिरी कलाम के बारे में। तो इस रचना के वर्णन देखिए, इसमें कयामत का वर्णन है, और यह क्वेश्चन यूपी पीजीटी भर्ती 2013, नेट भर्ती 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है इस रचना में, आखिरी कलाम में। अब अपन अध्ययन करेंगे पद्मावत की प्रतीकात्मक, यानी कौन कौन से प्रतीक रहे। तो वो देखिए, इसमें चित्तौड़ तन का प्रतीक रहा है, रतन सेन यानी राजा मन का प्रतीक या साधक है, और यह क्वेश्चन एनवीएस पीजीटी भर्ती 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरे नंबर पर देखिए हीरामन यानी सुआ गुरु का प्रतीक रहा है, और यह क्वेश्चन एनवीएस टीजीटी भर्ती 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए शिवहल द्वीप हृदय का प्रतीक रहा है। 5 नंबर पर देखिए पद्मनी सहज बुद्धि का प्रतीक या सात्विक बुद्धि का प्रतीक यानी परम सत्ता का प्रतीक रहा है, और यह क्वेश्चन यूपी पीजीटी भर्ती 2000 में पूछा गया है कि पद्मनी किसका प्रतीक रहा है, तो परम सत्ता का। आगे देखिए 6 नंबर पर नागमती इसमें दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि का प्रतीक रहा है। 7 नंबर में देखिए राघव चेतन इसमें शैतान का प्रतीक है। 8 नंबर में देखिए अलाउद्दीन खिलजी इसमें माया का प्रतीक है। राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है, और यह क्वेश्चन यूपी टीजीटी भर्ती 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो अपने सामने 4 ऑप्शन हैं, तो देखिए मधुमालती, मृगावती, पद्मावती और चंदायन। तो किस काव्य के पात्र हैं राघव चेतन? वह है पद्मावत के। अब अपन पढ़ेंगे रामचंद्र शुक्ल जी के महत्वपूर्ण कथन। देखिए जायसी के बारे में कौन कौन से हैं।
तो पहला कथन देखिए, जायसी प्रेम की वेदना के कवि हैं। सेकंड देखिए, प्रबंध क्षेत्र में जायसी का स्थान तुलसी से दूसरा आता है। तीसरा कथन देखिए, प्रेम गाथा परंपरा के भीतर जायसी का नंबर सबसे ऊंचा ठहरता है। चौथा कथन देखिए, पद्मावत हिंदी साहित्य का एक जगमाता रत्न है। पांचवा कथन देखिए, पद्मावत सूफी काव्यधारा की सबसे प्रौढ़ एवं सरस रचना है। छठा कथन देखिए, पद्मावत हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। सातवां कथन देखिए, पद्मावत भक्ति काल का वेद वाक्य है। 8 नंबर पर कथन देखिए शुक्ल जी का, पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्णतः प्रौढ़ता को प्राप्त हुई है। यह उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। 9 नंबर पर देखिए, जायसी बड़े भावुक भगवत भगत थे और अपने समय के बड़े ही सिद्ध और पहुँचे हुए फकीर माने जाते हैं, परंतु कबीरदास के समान अपना एक निराला पंथ निकालने का हौसला इन्होंने कभी नहीं किया। जिस मिल्लत या समाज में इनका जन्म हुआ उसके प्रति अपने विशेष कर्तव्यों के पालन के साथ साथ वे सामान्य मनुष्य धर्म के सच्चे अनुयायी थे। 10 नंबर पर देखिए, जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुँचे हैं। भारतीय मत मंतांतरों की उनमें अधिक झलक है। आगे देखिए, शुक्ल जी ने पद्मावत को समासोक्ति कहा है। क्या कहा है? समासोक्ति। और यह कथन यूपी पीजीटी भर्ती 2011 में पूछा गया है। आगे देखिए, अब अपन पढ़ेंगे, शुक्ल जी ने जायसी ग्रंथावली के वक्तव्य में लिखा है कि उनका पहला कथन देखिए, पद्मावत हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध काव्यों में है। ठेठ अवधी भाषा के माधुर्य और भावों की गंभीरता की दृष्टि से यह काव्य निराला है। सेकंड देखिए, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग जायसी और तुलसी को छोड़कर और किसी कवि ने नहीं किया है। तीसरा देखिए, तुलसी की भाषा के स्वरूप को पूर्णतया समझने के लिए जायसी की भाषा का अध्ययन आवश्यक है। 4 नंबर पर देखिए, आखिरी कलाम की भाषा पद्मावत व अखरावट की अपेक्षा अधिक ठेठ और बोलचाल की अवधि है। 5 नंबर पर देखिए, जायसी की वाक्य रचना स्वच्छ होने पर भी तुलसी के समान सुव्यवस्थित नहीं है। विभक्तियों का मुख्यतः दिखाई पड़ता है वह न्यून पदत्व है। विभक्तियों का लोप, संबंधवाचक सर्वनामों का लोप, अव्ययों का लोप जायसी में मिलता है। अब अपन अध्ययन करेंगे डॉक्टर नगेंद्र के कथन देखिए जायसी के बारे में। तो पहला कथन देखिए, कवित्व एवं भाव व्यंजना की दृष्टि से पद्मावत अत्यंत उच्च कोटि का काव्य है। पद्मावती के सौंदर्य, नागमती के विरह, रतन सेन के साहस, त्याग एवं शौर्य की व्यंजना इसमें अत्यंत प्रभावोत्पादक शैली में हुई है। सेकंड देखिए, समग्र रूप में पद्मावत अत्यंत उच्च कोटि का प्रबंध काव्य है, जिसकी तुलना में रामचरितमानस और कमानी जैसे कुछ काव्य ही रखे जा सकते हैं। नगेंद्र जी का 3 नंबर का कथन देखिए, पद्मावत प्रतीकात्मक या रूपक काव्य है। चौथा कथन देखिए, पद्मावत प्रेमाख्यान परंपरा का प्रौढ़तम काव्य है। यह मूलतः रोमांचक शैली का कथा काव्य है। आगे देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी क्या कहते हैं, जायसी ने तत्कालीन बोलचाल की अवधि में रचना की। इसमें फारसी और अरबी के स्वाभाविक और प्रचलित शब्द तथा मुहावरे भी मिलते हैं। संस्कृत के पंडित न होने के कारण इनकी कृति स्वाभाविक बोलचाल के शब्दों में यथातथ्य शब्दों से पूर्ण है। नेक्स्ट कथन देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का,
जायसी के विरह वर्णन में विभत्सा आ गई है। श्रृंगार रस के अंतर्गत विरह में रति की भावना प्रधान रहनी चाहिए, तभी रस की पुष्टि होगी। जायसी ने विरह में इतनी विभत्सता भी मनस्वी शैली से उद्भूत है। ग्रियर्सन ने शेख मोहिद्दी के उनका गुरु माना है, यानी ग्रियर्सन हैं उनको दीक्षा गुरु माना है, किनको? शेख मोहिद्दी को। आगे देखिए, आखिरी कलाम बाबर के समय लिखी गई थी। किसके समय लिखी गई थी? बाबर के समय। डॉक्टर बचन सिंह का कथन देखिए, जायसी की अवधि की अर्घान है, यह अन्य किसी कवि में नहीं मिलेगी। जायसी की भाषा ठेठ अवधि है तो तुलसी की संस्कृत निष्ठ। नेक्स्ट कथन देखिए डॉक्टर बचन सिंह का, पद्मावत जायसी का ही श्रेष्ठ ग्रंथ नहीं है, बल्कि समूची हिंदी काव्य परंपरा का एक दुर्लभ रत्न है। नेक्स्ट कथन देखिए बचन सिंह का, जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन संघर्ष का नाम है पद्मावत। नेक्स्ट कथन देखिए बाबू गुलाब राय का, जायसी महान कवि हैं, उनमें कवि के समस्त सहज गुण विद्यमान हैं, ये अमर कवि हैं। आगे देखिए, पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार किया तो किसने किया था? विजय देव नारायण शाही ने। और यह क्वेश्चन KVS PGT भर्ती 2017 में पूछा गया है। अब आगे देखिए, जायसी की प्रसिद्ध पंक्तियां देखिए, कौन कौन सी उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां रही हैं। तो पहली पंक्ति देखिए, छार उठाए ली न एक मुट्ठी, दिन उड़ाई परी थिमी झूठी। और यह पंक्ति LT हिंदी 2018 में पूछी गई है। सेकंड देखिए, पीयूं सो कहूँ संदेशड़ा हेव भोरा के काग, सो धनी विरे जरी मुई तेहिक धुआं हम लागे। 3 नंबर पर देखिए, नयन जो देखा कमल भा निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंसा भा दसन ज्योति नग हीर। 4 नंबर पर देखिए, फिरी फिरी रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला। 5 नंबर पर देखिए, बरसे मगा झकोरी, मोर दुई नैन चुए जैसे ओरी। 6 नंबर की पंक्ति देखिए, मुहम्मद यदि कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। 7 नंबर पर देखिए, जेही के बोल बिरह के धाया, कहूँ के ही भूख कहाँ ते छाया। 8 नंबर पर देखिए, प्रेम कथा एही भांति विचारहु, बूझी लेऊँ जो बूझे पारहु। 9 नंबर पर देखिए, बरोनी यान अस ओप है, बेदे रन बन दाख है, सोजई न सब रोवा, पंखी ही तन सब पाँव। 10 नंबर की पंक्ति देखिए, ओही मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कबे पुरुष भल होई, है आगे पर्वत के बाटा, विषम पहाड़ अगम सूठी घाटा। और यह पंक्ति 10 नंबर की UP PGT भर्ती 2016 में पूछी गई है। 11 नंबर पर देखिए, आधी अंत जसी कथा अहे, लिखी भाषा चौपाई कहे। 12 नंबर पर देखिए, औ मन जानी कवित अस केना, मकु यह रहे जगत मह चेना। 13 नंबर की पंक्ति देखिए, तन चित उर मन राजा कीना, हित लिंगल बुद्धि पद्मनि चेना। गुरु सुआ जेई पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। और यह 13 नंबर की पंक्ति UP PGT भर्ती 2016 और नेट भर्ती 2004 में पूछी गई है। 14 नंबर पर देखिए, मानुष प्रेम भऊ बैंकुठी, नाही तय काहे छार भई मुट्ठी। और यह पंक्ति नेट भर्ती 2008 में पूछी गई है। 15 नंबर पर देखिए, भूली चकोर दीठी मुख लावा, मेघ घटा मह चंद दिखावा। और यह पंक्ति UP PGT भर्ती 2016 में पूछी गई है।
आगे देखिए, अब क्वेश्चन देखिए महत्वपूर्ण, जायसीकृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है। और यह क्वेश्चन राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती 2015 में पूछा गया है। तो अपने सामने 4 ऑप्शन हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन, तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया है। सेकंड कथन देखिए, यह एक प्रेमाख्यान काव्य है। तीसरा ऑप्शन देखिए, इसकी भाषा ठेठ अवधि है। चौथा ऑप्शन देखिए, इसमें नागमती का वियोग वर्णन प्रवासजन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है। तो इसमें असंगत कथन है 1 नंबर वाला, तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया है। यह कथन असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है। और यह क्वेश्चन एनवीएस पीजीटी भर्ती 2018 में पूछा गया है। तो अपने सामने 4 ऑप्शन हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए, इसमें प्रेम के लोकधर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है। सेकंड देखिए, इसमें दोहा चौपाई शैली अपनाई गई है। तीसरा देखिए, यह भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है। चौथा ऑप्शन देखिए, पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है। तो इसमें असंगत कथन है 4 नंबर का, पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है। यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। और यह क्वेश्चन छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2014 में पूछा गया है। तो इसमें देखिए, पहला ऑप्शन, नक्शिक वर्णन लोक सामान्य भावभूमि प्रतीकात्मकता। सेकंड ऑप्शन देखिए, बारहमासा इतिहास और कल्पना का योग मार्मिकता। थर्ड ऑप्शन देखिए, नगर वर्णन लोकोत्तर भावना सर्गों में विभाजन। चौथा ऑप्शन देखिए, विरह वर्णन मानवीय सहृदयता नारी व्यवस्था। पांचवा ऑप्शन देखिए, मनस्वी शैली श्रृंगार रस प्रेम गाथा परंपरा की प्रौढ़ता। तो इसमें असंगत कथन है 3 नंबर वाला, नगर वर्णन लोकोत्तर भावना सर्गों में विभाजन। यह कथन असंगत है। अब अपन पढ़ेंगे संत काव्य और सूफी काव्य में समानताएं एवं विषमताएं। तो देखिए क्या समानताएं हैं और क्या विषमताएं हैं दोनों में। पहले नंबर पर देखिए, दोनों के ब्रह्म निराकार हैं, यानी संत काव्य और सूफी काव्य के जो ब्रह्म हैं वो निराकार हैं। सेकंड नंबर पर देखिए, दोनों ने प्रेम पर अधिक जोर दिया है। 3 नंबर पर देखिए, दोनों पर हठयोग अद्वैतवाद अहिंसा का प्रभाव है। 4 नंबर पर देखिए, दोनों रहस्यवादी हैं और गुरु को महत्व दिया है। 5 नंबर पर देखिए, संतों ने आत्मा को पत्नी और परमात्मा को पति के रूप में स्वीकारा है, जबकि सूफियों ने आत्मा को पति और परमात्मा को पत्नी के रूप में स्वीकारा है। 6 नंबर पर देखिए, संतों का उद्देश्य धार्मिक एकता था तो सूफियों का उद्देश्य सांस्कृतिक एकता था। 7 नंबर पर देखिए, संतों ने समाज सुधार के लिए खंडनात्मक प्रवृत्ति अपनाई तो सूफियों की प्रवृत्ति मंडनात्मक थी। 8 नंबर में देखिए, संत अक्खड़ विशेषकर कबीर थे तो सूफियों में विनम्रता थी। 9 नंबर में देखिए, संत की भाषा सद्दुकड़ी है तो सूफियों की अधिकांशतः अवधि भाषा है। 10 नंबर में देखिए, संतों ने अपने विचार मुक्तक शैली में दिए हैं तो सूफियों ने प्रबंध काव्यों में, लेकिन उनमें कहीं कहीं मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ है। 11 नंबर में देखिए, जो स्थान संत काव्य में माया का है वही स्थान सूफियों में शैतान का है। 12 नंबर में देखिए, जो स्थान संत काव्य में ज्ञान का है वही स्थान सूफियों में प्रेम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भक्तिकालीन किस काव्य धारा में
परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष के रूप में चित्रित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूफी काव्यधारा। और यह क्वेश्चन मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवियों के संबंध में सही नहीं है। और यह क्वेश्चन जीडीसी प्रवक्ता भर्ती 2017 में पूछा गया है। तो अपने सामने 4 ऑप्शन हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन, सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे। सेकंड देखिए, ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। थर्ड ऑप्शन देखिए, सभी सूफी कवियों ने मनस्वी शैली को अपनाया। फोर्थ ऑप्शन देखिए, इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की। तो इसमें असंगत कथन है वो है सेकंड वाला, ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। यह कथन असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूफी प्रेमा खयानक काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। और यह क्वेश्चन राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक भर्ती 2018 में पूछा गया है। तो अपने सामने 4 ऑप्शन है। तो देखिए, पहला ऑप्शन, आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेमा खयानक काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक के वीर को अधिक महत्व दिया गया है। सेकंड ऑप्शन देखिए, सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए हैं। थर्ड ऑप्शन देखिए, सूफी काव्य में कथानायक रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है। चौथा ऑप्शन देखिए, सूफी काव्य में ऐतिहासिक अनैतिहासिक पात्रों की गाथाओं के साथ साथ रचयिताओं की कल्पना शक्ति का योग भी न्यायाधिक मात्रा में रहा है। तो इसमें असंगत कथन है सेकंड वाला, सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेम मार्गी कवि नहीं हैं। अपने सामने 4 ऑप्शन हैं। तो इनमें से प्रेम मार्गी कवि कौन से नहीं हैं, तो वो देखिए, पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा है जायसी, तीसरा है मुल्ला दाऊद और चौथा ऑप्शन है मंजन। तो इसमें प्रेम मार्गी कवि सूरदास नहीं है। और यह क्वेश्चन यूपी टीजीटी भर्ती 2010 में पूछा गया है। इसी के साथ अपना सूफी काव्य चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।